पाकिस्तान ने बार बार पूरी दुनिया को भी कहा, इंडिया को भी कहा कि देखो हम अमन पसंद है, लेकिन अमन पसंदी को या हमारे तहम्मुल को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। क्या आज की दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा? वो क्या समझ बैठा था या किस भूल में था कि पाकिस्तान क्या रिटेलिएट नहीं करेगा। इस दुश्मन के हमला करने की सबसे बड़ी वजह वो बॉलीवुड मूवीज हैं। जब चौधरी के कुकड़ को मार पड़ती है तो चौधरी लड़ाई खत्म करा देता है। अमेरिका के पास ये भाग के जाना इंडिया की शिकस्त है। 2006 में ना 6-7 में मैं इंडिया गया एंड आई वाज इनवाइटेड फॉर सार कॉन्फ्रेंस। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का इनविटेशन था, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने हमें ऑब्वियसली भेजा। और उस वक्त का इंडिया जो था वो बड़ा बेहतर इंडिया था। वहाँ के लोगों में इस तरह वार मॉन्गरिंग नहीं थी, इस तरह जंगी जुनून नहीं था। जो गांधी थे उनके कातल गोडसे को आज इंडिया में हीरो माना जाता है क्योंकि वो आरएसएस का बंदा था। मोदी ये समझता है कि वो दोबारा हमला करने का सोच रहा है तो आप यकीन करें कि कौम पहले से भी ज्यादा तैयार है। कश्मीर का काबिल अमल हल है जी। जो दोनों मुल्कों को काबिल कबूल हो और खुद कश्मीरियों के लिए भी काबिल कबूल हो। आपका मुल्क है तो आप सब हैं। सियासत भी आप वहीं कर सकते हैं जहां मुल्क है, जहां मुल्क और रियासत कायम है। हमारा दुश्मन हमारे पे धाक लगा के बैठा है। अगर हमारी फौज और हमारे इदारे मजबूत ना हो तो जैसे आपने भी कहा ये हमें एक दिन भी जिंदा ना रहने दें, ये कच्चा चबा के खा जाएं, ये गजा से बुरा हाल करें हमारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नबीहा इजाज एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं पाकिस्तान में जो गुज़श्ता दिनों जो हालात कशीदा रहे और जो भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की और सोचा कि हम पाकिस्तान को स्नप कर लेंगे और पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। जो उनका मीडिया गंद उगलता रहा वो पूरी दुनिया के सामने है। बहरहाल 6 घंटे की लड़ाई ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क नहीं है। दुश्मन ने सोचा कि जो इनके नौजवान हैं ये शायद अपने इदारों के खिलाफ हैं, शायद इनका जो असल लीडर है शायद वो जेल में कैद है और यही सही वक्त है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन जो फिर हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हमारे इदारे पाक अफवाद उन तमाम को हम सलाम पेश करना चाहते हैं। हमारे साथ इन प्रोग्राम आज इन कॉन्वर्सेशन है हमारे बड़े ख़ास मेहमान हामिद मशरकी साहब, जो कि बैनुल अक़वामी उमूर और कौमी उमूर पर बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। हामिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यौम फतह लगता है कि 23 मार्च, 14 अगस्त, 25 दिसंबर की जगह अब अगली साल जो है उनके साथ साथ अब 10 मई का भी जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मई जो है ना वो पाकिस्तान की दिफाई तारीख में बड़ी अहमियत रखता है। यौम तकबीर जो है वो 28 मई है, हमने एटम बम के धमाके किए। 10 मई को अब मार्का हक है, हमने इंडिया को पछाड़ के रख दिया, उसको उसकी औकात याद दिला दी। और सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने बार बार पूरी दुनिया को भी कहा, इंडिया को भी कहा कि देखो हम अमन पसंद है, लेकिन अमन पसंदी को या हमारे तहम्मुल को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। लेकिन मैं वही बात कहता हूँ कि फस्तायत से भरा हुआ मोदी जो है, जो फाशिस्ट है, जिसका जहन है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी और अखंड भारत शायद उसके अलावा कोई किसी को इख्तियार ही नहीं और किसी को इजाज़त ही नहीं बरे सगीर में ज़िंदा भी रहने की, उस आइडियोलॉजी की वजह से उसने ये इंतहाई इकदाम उठाया। और आपने देखा कि जब पाक फ़ौज के शाहीन, पाक फ़ौज के सिपाही सालार जना आसिफ मुनीर साहब ने एक बड़ी क्लियर मैसेज डिलीवर कर दिया कि ना सिर्फ दो कौमी नज़रिए का आज जिंदा है, बल्कि दो कौमी नज़रिए की हिफाजत भी करेंगे हम। और देखिए उसके बाद जिस तरह हमने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र करते हैं। देखिए एक बार याद रखिए नबिया, ये जो हथियार होते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये सारा कुछ कोई हैसियत नहीं रखता अगर आपके अंदर जज्बा ईमानी ना हो, अगर आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म ना हो, अगर आपके अंदर एथिक्स ना हो। अल्लाह का शुक्र है पाक अफवाज ने हमेशा एथिक्स के साथ इखलाकियात, जंगी जो कवायद ज़वाबित हैं उनको जहन में रखते हुए हमने कोई सिविलियन टारगेट नहीं बनाया। हमने सिर्फ उनके जो फौजी असासाजात जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए हमने उनको टारगेट किया। उसके बाद एक बड़ी अहम बात है, वो ये है कि क्या आज की दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा? कैसे दुनिया ने सोच लिया कि पाकिस्तान जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिसमें हर 25 करोड़ के 25 करोड़ शहरी जो हैं वो सिपाही हैं,
आज हमने 65 की जंग से बड़ा जज्बा देखा कौम में। आज हम कहानियां सुनते थे 65 की जंग में, आज ऐसे लगता है जैसे उससे बड़ी रिहर्सल अपनी आंखों से देख ली, और ऐसी रिहर्सल के दुश्मन को सदियों याद रही। हम सब, लेकिन एक बात जो कि मैं चाहूंगी हम डिस्कस करें कि मोदी की जो इंटेंशंस थी वो क्या थी, वो क्या समझ बैठा था या किस भूल में था कि पाकिस्तान क्या रिटेलिएट नहीं करेगा, या पाकिस्तान अगर आईएमएफ के कर्ज तले है, या इमरान खान को जिस तरह सियासी से इस्तेहकाम, कि वो है अंदर, और जो नौजवान की बड़ी तादाद है इन पाकिस्तान वो उनको फॉलो करती है, और कायद आजम और खान को कायद आजम से बड़ा लीडर उनका मीडिया दिखाता है, तो उनको लगा कि शायद तोड़ फोड़ है इस वक्त मुल्क में, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह से हम बात करते हैं, तो क्या उनको ये लगा कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त उस तरह से मुस्तहकम नहीं है, तो हम चाहे जो मर्जी कर लें, अटैक कर लें, इन पे जो मर्जी इल्जाम लगा लें? क्या सोचा इन्होंने कि क्या होगा? नबीहा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए, बात यह है कि कोई भी मुल्क जब अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होता है, किसी भी मुल्क में जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, जब मईशत कमज़ोर होती है, तो दुश्मन उसका फ़ायदा उठाता है, और हमारा बदतरीन दुश्मन है भारत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो मिसकैलकुलेट क्या कर गया? वो मिसकैलकुलेट ये कर गया कि पाकिस्तानियत से आगे, मादरे वतन से आगे ना इमरान खान है, ना कोई सियासी जमात है, ना हमारी मैं कहता हूँ कि हमारा जो वजूद है या कोई भी चीज़, हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं। दूसरी बात ये, दुश्मन ने एक और मिसकैलकुलेशन की। वो क्या मिसकैलकुलेशन की? कि शायद हम इतने तैयार नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे JF थंडर 17 हो या J10C हो, F16 हो, PL15 हमें मिले, अल खालिद टैंक हमारे पास, राज मिसाइल हमारे पास, उसके बाद अब्दाली, अल फतह, यानी हमारी तैयारी भी पूरी थी, क्योंकि हम इस दुश्मन को जानते थे कि ये कभी भी अपनी मक्कारी से हम पे हमला करेगा। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, इस दुश्मन के हमला करने की सबसे बड़ी वजह वो बॉलीवुड मूवीज है, जिसके अंदर हर चीज DGISPR ने कहा भी। हाँ, ये बॉलीवुड मूवी नहीं है नबिया, ये रियल वॉर थी। इसके अंदर आप कहानियां नहीं सुना सकते मुझे कि जी मेरा पायलट गया तो मैंने ये किया तो वो किया। आपको मजे की बात पता है कि 10 मई को जो इंडियन मूवी है टाइगर, उसके वो जो जेट फाइटर्स के ऊपर, उसके जो प्रोड्यूसर्स और 4-5 मेन जो एक्टर्स हैं, उनको अपने ट्विटर अकाउंट्स बंद करने पड़े, और हमने हमारे अकाउंट ट्विटर को खोल दिया। नहीं, और उनके अकाउंट इसलिए कि उन लोगों ने उनको इतना तनकीद किया, इतना उन पे टॉन्ट किया, इतने उनके मीम्स बने कि भाई तुम लोग कहानियां कुछ सुनाते हो, लेट्स फेस द रियलिटी। पाकिस्तान से भी 8000 अकाउंट बंद किए गए, और हमने तो उल्टा अपना ट्विटर ओपन किया कि करें बात खुलकर, देखिए मुझे उन्होंने बैन कर दिया। जी 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 जी। तो ये तो उनका देखें, जो शिकस्त खोरदा होते हैं ना, ये उनकी आखिरी हल होता है। वह अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि व्हेन यू हैव नथिंग टू से यू स्टार्ट शाउटिंग एंड लाउड। एक वर्ड मैं जरूर आपसे लूंगी मेजर गौरव आर्या के बारे में। एक ही वर्ड है, उसको मैंने लाइव टीवी पे कहा, यू आर इररेलेवेंट। मेरे पाकिस्तान के लिए आपने शायद देखा होगा, पूरी दुनिया में क्लिप गया कि उसने बात की 3 शख्सियात के बारे में। अच्छा। उसने कहा मेजर आदिल राजा, मैंने कहा डोंट टॉक अबाउट हिम, मेरे लिए वो इररेलेवेंट है, कोई हैसियत नहीं रखता। मैं उसका बात जिक्र करना भी अपनी और अपने मुल्क की तौहीन समझता हूँ। उसने कहा मैं तो रेलिवेंट हूँ। और ये पूछना था ना उनसे कि वो किसके पेरोल पे, जरा आप ही बता दें। बिल्कुल। अगली बात उसने कही, मैं तो रेलिवेंट हूँ। मैंने कहा तुम मेरे लिए इररेलेवेंट हो, इंडिया के लिए रेलिवेंट हो सकते हो, लेकिन मैंने लाइव कहा तुम्हारी सारी बातें, सारी कहानियां एजम्पशंस होती हैं, तखयलाती होती हैं, ख्यालात होते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा जनरल आसिम मुनीर का, हमारे सिपाही सालार। मैंने कहा ही इज द मोस्ट रेलिवेंट, ही इज माई प्राइड, ही इज माई प्राउड। जो मेरी अफवाज को लीड कर रहा है, तुम्हारे असाब पे सवार है, तुम्हारे मोदी को उसने पागल कर दिया है, तुम्हारे मोदी को उसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो वो कितना रेलिवेंट होगा मेरे लिए। क्योंकि मेरा मुल्क, मेरा मादरे वतन की हिफाजत करने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज माई प्राइड। और सबसे बड़ी बात ये जो दीन में भी है और पूरी दुनिया में एक मुसल्लमा असूल है कि जिस शख्स के या जिस शख्सियत से दुनिया आपके दुश्मन को खैबत हो, आपके दुश्मन को खौफ हो, आप समझ लो कि वो ठीक आदमी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल बार बार हो रहा है सोशल मीडिया पे, हम भी देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि जैसे जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान बार बार कहते रहे, DGISPR बार बार आते रहे कि पाकिस्तान को मत छेड़े, क्योंकि जब हमने जवाब दिया, बिल्कुल पब्लिक का बड़ा एक रिएक्शन, तो फिर हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो बार बार आके कि मत करें, इंडिया छेड़ा-छाड़ी मत करें इनके साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, उससे पहले जब तक इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था,
उन्होंने इस खित्ते की जंग से लाताल्लुकी का कि कैसे हम हमारा किसी कोई पराई सरोकार कोई सरोकार नहीं, हम ऐसी जंग में नहीं पड़ेंगे जिससे हमें कोई नफा नुकसान नहीं होगा। ये क्लियर मैसेज आ गया अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल ऐसे लेकिन जिस सुबह पाकिस्तान ऑपरेशन का आगाज करता है और इंडिया की ठुकाई होती है, तो कुछ ही घंटों में इंडिया जो है घुटने टेक देता है और सीज फायर हो जाता है। इस ऐसा क्या हुआ कि नबिया अमेरिका कूद पड़ा डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकंड बाद में जो उन्होंने ट्रूथ पे मेरे बिल्कुल ख्याल से जो बिल्कुल की, वो तो हम उसको बाद में जिक्र जी करेंगे जो बिल्कुल कश्मीर की बात हुई, लेकिन जब पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का कहा, ट्वीट किया बिल्कुल क्या हुआ होगा? नबीहा उसके ऊपर ना एक बड़ा मजे का मीम देखा मैंने, इसलिए मैं स्माइल। वो पंजाबी में कहते हैं कि जब वो चौधरी के कुकड़ को मार पड़ती है तो चौधरी लड़ाई खत्म करा देता है। बस ये कहानी, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका का पिट्ठू है। इंडिया, अमेरिका, इसराइल एक ट्रायंगल है जिनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को अब तबाह कर देंगे, पाकिस्तान को हमेशा के लिए जेरे निगी कर लेंगे, पाकिस्तान के टोटे कर देंगे। वो सब कुछ नहीं हुआ। अब जब उसको मार पड़ी तो मोदी भागा भागा गया। खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस ने चंद मिनटों में रिपोर्ट किया कि अगर पाकिस्तान को अब ना रोका गया तो दिल्ली समेत पाकिस्तान सब कुछ इनके लिए तबाह कर देगा। और पाकिस्तान की कमिटमेंट भी बड़ी क्लियर थी कि हम अपना बदला मुकम्मल लेंगे। हमने अगर 26 टारगेट किए हैं मुकामात, तो 26 के 26 मुकामात के ऊपर हमने तबाही फेरी है, उनको सबक सिखाया है। और अमेरिका के पास ये भाग के जाना इंडिया की शिकस्त है। इसीलिए आज इंडियन मीडिया, आज इंडियन सियासतदान, राहुल गांधी की आप तकरीर सुन लें जो उसने की कल, आप इंडियन मीडिया में देख लें, जो वो इंडियन मीडिया जो इतना गंद फैला रहा था, उसी के साथ साथ अब तनकीद हो रही है कि जी क्यों दावे किए गए, अगर इतनी, पंजाबी में कहते हैं, इतनी औकात नहीं थी। हाँ साहब, मुझे तो बड़ा ना एक हमें अंदाजा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कितनी, देखे ना कितनी एक्सट्रीम है। मोदी का जो एजेंडा है वो क्या है, वो कोई माइनॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता एक एक को करके अपने मुल्क से वो जो उनका हाल करना चाहते हैं, जो मुसलमानों का और है, जो सिखों का और है, और जो ईसाई वहां पर है, बारी सबकी बारी वहां पे। तो हम तो मेरे ख्याल से कि बड़ी पीसफुल कौम है, बड़ा प्यार करते रहे या सोचते रहे। इंडियन मूवीज देखते थे तो उनको पसंद करते थे, जैसे। और बीच में पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे रहे कि नहीं, बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे। लेकिन इस मौके पर हमें पता चला कि वहां पर तो बड़ी नफरत है हमारे बारे में। अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि नहीं कोई नुकसान ना हो, किसी का कोई मैं भी एक माँ हूँ और हमारे बच्चे हैं, और वो ये नहीं कि हमें सिर्फ मुझे बीइंग अ मदर ये सोच आ रही थी। मैंने शेयर भी किया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कि दुनिया में कोई भी बच्चा हो, उसका ताल्लुक किसी भी कौम से हो, मजहब से हो, वो डिजर्व नहीं करता कि वो वॉर देखे, राइट? लेकिन वहां के लोगों में जो हेट पाया गया, जो नफरत पाई गई, उनका मीडिया जिस तरह से भौंका, जो उन्होंने बातें की, जो लैंग्वेज बोली, जितनी नफरत, वी वर इन शॉक्ड, राइट? कि हम तो उस लेवल पे जाके नफरत भी नहीं करते थे। देखिए, मैं 2000 और शायद ये हामिद साहब, ये वही रीजंस थे जो हमारी आज की जनरेशन को समझ में नहीं आते थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान इंडिया अलहदा हुआ। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात। 2006 में ना 6-7 में मैं इंडिया गया, एंड आई वाज इनवाइटेड फॉर सार्क कॉन्फ्रेंस। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का इनविटेशन था, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने हमें ऑब्वियसली भेजा। और उस वक्त का इंडिया जो था वो बड़ा बेहतर इंडिया था। वहाँ के लोगों में इस तरह वार मॉन्गरिंग नहीं थी, इस तरह जंगी जुनून नहीं था। उस सब के बावजूद, ये 2006-7 की बात आ रहा हूँ, जो हाल मैंने वहाँ पर जामिया मस्जिद दिल्ली में देखा, जिस तालाब जौहर में मुसलमानों को वजू करना पड़ता था, जो हाल मुसलमानों का वहाँ देखा हलाल फूड के हवाले से, उस जमाने भी 16-17 करोड़ मुसलमान थे। जो मुसलमानों की हालत देखी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप, मेरी वाइफ और हम वापस आए तो हमने वाघा बॉर्डर पे कायदे आजम के लिए 2-2 नफल पढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान मिला। ये 2006-7 की बात। और 2014 के बाद से जब से मोदी आया, इन 12 सालों में टू मच एक्सट्रीमिज्म, राष्ट्रीय सेवक संगत यानी आरएसएस की आइडियोलॉजी ने तो उस मुल्क को दुनिया की इंतहा पसंद तरीन रियासत बना दिया। एक ऐसी रियासत जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे मबनी है, जिसके नजदीक अकलियतों का वजूद ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो अखंड भारत पे यकीन रखती है। एक ऐसी रियासत जिसने अब जो अपने बापू यानी गांधी जी, यानी करमदास मोहनदास जो गांधी थे, उनके कातिल गोडसे को आज इंडिया में हीरो माना जाता है, क्योंकि वो आरएसएस का बंदा था। आप समझ नहीं है? यानी मतलब ये एक तारीखी बात है कि जिस शख्स की तस्वीर उनके नोटों पे है,
मोहनदास करमचंद गांधी, हम्म, उसको, बापू को कत्ल करने वाला आज हीरो है, आज उसके बुत बनाए जाते हैं, उसको भगवान माना जाता है। हम्म, क्यों? क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। हम्म, ये वो आइडियोलॉजी है जो इसका नुकसान क्या हुआ? इस आइडियोलॉजी ने और मीडिया ने मिलकर अपनी ही आवाम को इतना परागंदा कर दिया, इतना हम्म, जहर आलूद कर दिया कि पहले 5-10% हिंदू था हम्म, जो इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट था। हम्म, आज रेशो बदल गई है। ठीक। आज रेशो 70-80% पे चली गई और 50-40-30% है जो अभी भी अमन चाहते हैं हम्म, और अभी भी मैं कहता हूँ कि शऊर की बात करते हैं। हम्म, सो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वहाँ पर इस तरह के लोग आगे आएँ, हम्म, वहाँ पर इस तरह की हुकूमत आए जो पीसफुल हो जो थोड़ी सी। पीसफुल हो और तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी की बात करे। पाकिस्तान एक हकीकत है। हम्म, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया कि नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। दुनिया की कोई ताकत अब पाकिस्तान को इंशाअल्लाह खत्म नहीं कर सकती। नेहरू ने कहा था 90 दिन बाद ये मेरे पास आएंगे और हमारा वाइसराय एक ही रहेगा। ये नेहरू ने कहा 1947 में। कायद आज़म ने उसके जवाब में ये कहा नो पावर कैन अनडू द पाकिस्तान। बात यह है कि हम आज जहां खड़े हैं, ये वो मुकाम है जब इंडिया को समझना होगा कि पाकिस्तान हकीकत है, अच्छे हमसाये की तरह रहो। वरना जो मोदी है उसकी हकीकत ये है कि आज 8 रियासतों में अलहदगी की तहरीक चल रही है। ठीक। खालिस्तान, कश्मीर, मिजोरम, असम, चिकन नेक, नागालैंड, ये सारी आज़ादी की तहरीक है। और मोदी जो है, मैं तो हर जगह कह रहा हूँ कि इंडिया का गोरबाचौफ साबित होगा अगर इसी तरह चलता रहा तो। अच्छा, हमें तो अभी एक स्कूल ऑफ थॉट है, अभी जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी जंग मुकम्मल तौर पर अभी टली नहीं है, अभी भारत जो है वो दोबारा पलटकर वार करेगा, मजीद तैयारी की जा रही है और सीज फायर के बाद जो है वो अमरीकी जहाज इंडिया में लैंड किए हैं और उसके उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। आप इसको किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं या एनालाइज करते हैं कि सिचुएशन अभी मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी है, भारत को अब समझ आ चुका है कि नहीं, पाकिस्तान को दोबारा नहीं छेड़ना, या आपको लगता है कि वो और मजीद तैयारी के साथ पलट कर वार करने वाले हैं? देखिए, बात ये है कि इंडिया से और मोदी से आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं, कुछ भी बुरी तवक्को कर सकते हैं। जो बुनियादी बात है वो ये है कि पाकिस्तान की तैयारी उससे भी ज़्यादा है। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान ने ये मैसेज दे दी है। जो इतलात आ रही हैं, अमेरिकन बड़े जो हैं C-130 से भी बड़े जो जहाज़ जो लैंड किए हैं और इतलात आ रही है कि उसमें कुछ हर्बी सामान है, यानी मतलब जंग का सामान है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हमने राफेल को गिरा के फ्रांस को फेल कर दिया, हम्म, ठीक है। हमने उनके ड्रोन्स गिराकर हमने साबित कर दिया कि इसराइल की टेक्नोलॉजी हम फेल कर सकते हैं। उसके बाद S-400 हमने तबाह करके साबित कर दिया कि हम रशिया की टेक्नोलॉजी तबाह कर सकते हैं। तो अब अमेरिका अगर अपनी कोई टेक्नोलॉजी हम पे आजमाएगा तो इंशाल्लाह हम उसका भी तोड़ रखते हैं। हमें तैयार पूरा रहना होगा। अपनी अमन की ख्वाहिश हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं, लेकिन अमन को कमज़ोरी ना समझा जाए, हमारे तहम्मुल को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और अगर मोदी ये समझता है कि वो दोबारा हमला करने का सोच रहा है, तो आप यकीन करें कि कौम पहले से भी ज़्यादा तैयार है। हम अफ़वाज पाकिस्तान सब पहले से भी ज़्यादा तैयार है और ये समझ लें कि उसको, अगर वो कहते हैं ना वो गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है। करेक्ट। अगर उसने और मार खानी है तो वो जंग कर ले। कश्मीर का मसला आपको हल होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि इंडियन मीडिया तो बहुत चीख रहा है, वहां पे तो बड़ा शोर मच बड़ी गया है कि जो मोदी को जो है जी, वो उल्टा जो पाकिस्तान के साथ कर रहे थे पहले, जो बिल्कुल ऐसे ही वो है। अब वो मोदी पर वो कर हाँ, रहे हैं लेने के कि देने। आपने क्या गिरवी रखवाया है जी अमेरिका के पास कि ऐसे अमेरिका ही। ने कश्मीर में कोई सालिसी बन जाए, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। तो मोदी जी आपने क्या किया है, ये इंडियन मीडिया बात कर रही है, हम बात नहीं कर रहे कि ऐसे ही उनको है। अब ये डर पड़ गया कि कहीं कश्मीर पाकिस्तान को ना दिया जाए, ये तो आज तक किसी ने बात नहीं ऐसे ही की। है। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर अमेरिका क्या किरदार देखिए, अदा ये कर सकता है? पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये अल्लाह का करम है कि वो कश्मीर का मसला जो 2019 के बाद इंडिया ने अपनी तरफ से ख़त्म कर लिया था, यानी आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोकेशन के बाद उसने ख़त्म कर लिया। हाँ। लेकिन कश्मीरी तो उसी तरह लड़ रहे थे, पूरी दुनिया को पता नहीं चल रहा था। कश्मीरियों ने कभी भी कबूल नहीं किया मोदी ने जो वहाँ पर आर्टिकल ला के चेंजेस की। लेकिन इस सारी जंग के दरमियान दुनिया पूरी को पता चला कि अगर इन 2 मुल्कों के दरमियान एटमी जंग होने की कोई वजह तनाज़ा है, जी। तो वो कश्मीर है। कश्मीर है। और अब पानी का जी। सिंतास मुआहदा आ गया। अच्छा, कश्मीर के ऊपर मेरा ख्याल ये है कि अब टेबल टॉक की बात है। मैं बार-बार एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान ने सन 1948, 1965, 1999 यानी मतलब तमाम जंगें जीती जी। 2019 तक। लेकिन टेबल टॉक में हमने मार खाई है।
बदकिस्मती से हम टेबल टॉक पे अपने वो मुतालबात नहीं मनवा सके जो हमें मनवाने चाहिए। 1948 में हमारे पास बहुत क्लियर चांस था, हम श्रीनगर तक ले सकते थे। 1965 में हम आगे तक चले गए, हमने फिर पीछे आए कश्मीर में। 99 में हमने कारगिल के मौके पर इंडिया को गर्दन से पकड़ लिया था, लेकिन तमाम मौकों के ऊपर पॉलिटिकल कंप्रोमाइज ने हमें नुकसान पहुंचाया। मेरा ख्याल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में हम किसी ना किसी ऐसे फार्मूले पे ज़रूर पहुंच सकते हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर में था, जो खुर्शीद कसूरी साहब वज़ीर ख़ारजा जो हैं साबिक, उन्होंने कई बार कहा है कि कश्मीर का काबिल अमल हल है जो दोनों मुल्कों को काबिल कबूल हो और खुद कश्मीरियों के लिए भी काबिल कबूल हो। अब देखते हैं कि हम टेबल टॉक पे क्या कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम सब अब ज़रा हम जो हमारे मुल्क की जो अंदरूनी मसाइल हैं, मेरे ख्याल से कि उनके हवाले से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ हमने वैसे भी देखा पिछले गुज़श्ता दिनों में, और जो हमारी जो कौम, हमारे जो नौजवान, हमारे जो इदारे, हमारी जो सियासी जमातें जिस तरह से एक हुई, आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। अच्छा, एक तबका हमेशा से तनकीद करता रहा गुज़श्ता चंद सालों से, जब से सोशल मीडिया का दौर आया, चैनल ज़्यादा हो गए, डिजिटल दौर हो गया, जो हमारी नौजवान नस्ल है, कि हमारी जो फ़ौज है पाकिस्तान की, वो एक बड़ा हिस्सा जो है बजट का वो अपने पास, आई थिंक सबको बड़ा अच्छी तरह जवाब मिल गया। बल्कि एक बड़े मज़े की मैंने मीम देखी, उन्होंने कहा भाई बहनों जो और भी बजट है वो भी इनको दे दो, हम अचार खा के गुजारा कर लेंगे। तो आई थिंक ये जो क्लैरिटी अभी आई है, आई थिंक कि अगर हमारे पास फ़ौज ना होती तो फौज हो तो इंडिया पाकिस्तान का गजा वाला हाल शायद कब का कर चुका होता, जो कि उनकी बड़ी देरीना ख्वाहिश है। बिल्कुल। अच्छी बात क्या है कि पाकिस्तान को जिस तरह से कामयाबी हुई इसमें पूरी दुनिया ने देखा, और उसके साथ जो एक मैसेज हमारी नौजवान नस्ल को मिला, जिस तरीके से हम अपने इदारों पर तनकीद कर रहे थे, हम अपनी फौज को तनकीद कर रहे थे, और फ्रंट फुट पे कौन था? अमित साहब, हमारी फौज थी। बिल्कुल। हमारे जो पायलट्स थे वो थे, एयर स्ट्राइक हवा में वो थे, जंग सरहद पर, बॉर्डर पर हमारी फौज मौजूद थी। बिल्कुल ऐसी है। उनके भी बीवी बच्चे, उनकी भी माएँ घरों में मौजूद थी, और घर बैठ के हम परेशान हो रहे थे, हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे, तो वो भी थे जो हमारी हिफाजत कर रहे थे, जो सरहदों पर थे, अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि अब क्या तब्दीली आएगी आने वाले वक्त में? जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो जो एक तनकीद की जा रही थी, जो एक टारगेट किया जा रहा था मुसलसल, आपको क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो है वो क्या रुख होगा, और क्या मैसेज मिला हमारी उस ग्रुप को? बड़ी क्लैरिटी आई है दो चीज़ों में। एक चीज़ तो ये कि खुदारा अपने सियासी इख्तिलाफात को अपने वतन से आगे ना लाएं, बड़ी क्लैरिटी आई। दूसरी क्लैरिटी ये आई है कि आपका मुल्क है तो आप सब हैं। सियासत भी आप वहीं कर सकते हैं जहां मुल्क है, जहां मुल्क और रियासत कायम है। और तीसरी बात ये कि हमें सबको ये समझ आ गया है कि हमारा दुश्मन हमारे पे धाक लगा के बैठा है। अगर हमारी फौज और हमारे इदारे मजबूत ना हो, तो जैसे आपने भी कहा, ये हमें एक दिन भी जिंदा ना रहने दें, ये कच्चा चबा के खा जाएं, ये गजा से बुरा हाल करें हमारा। और आपको एक खुशी की बात बताऊं कि पाकिस्तान की इस फतह ने गजा में पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनको भी एक उम्मीद दी है, उनके अंदर भी खुशी है। क्योंकि पिछले 30 साल से आप देखें कि किस तरह मुसलमान तमाम दुनिया में जंगों में पिट रहे थे, बदतरीन इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। तो इसके अंदर उम्मत मुस्लिमा के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। यहाँ पर सियासत के हवाले से मेरा ख्याल ये है कि अब नजरियात बदलेंगे लोगों के, लोगों को ये समझ आ जाएगी कि देखिए, आप शख्सियत से जाती इख्तिलाफ रखें, सियासत को सियासत तक रखें, सियासत को सियासत, आपके सियासी इख्तिलाफात हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। आप नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते, आपकी मर्जी। आप इमरान खान को पसंद नहीं करते, इदारों को कमजोर ना करें उसमें। जी, आप जरदारी साहब, बिलावल से, किसी से भी आपके इख्तिलाफात हैं, दिस इज योर चॉइस। वन थिंग इज क्लियर कि द नेशनल इंटरेस्ट मस्ट बी अ रेड लाइन। कौमी जो मुफाद है उसके ऊपर अगर कोई भी बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी जो वतन से मोहब्बत और वतन से जो इखलास है, जो वतन से वफादारी है, वो डाउटेड है। कैसे हो सकता है आप अपना देखें, मादरे वतन यानी अपनी माँ के खिलाफ भी कोई बात करें? तो की ना हामिद साहब बातें हैं ना उनके ऊपर, जिन लोगों ने किया, मुझे बताया ना कि जितने 8,000 अकाउंट्स जो पाकिस्तान से बंद किए गए, उनमें एक फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन चंद नाम, उनको क्यों नहीं बैन किया गया?
आदिल राजा को क्यों नहीं बैन किया गया, बिल्कुल ऐसे। वजाहत एस खान को क्यों नहीं बैन किया गया, बिल्कुल। आफ्ताब इकबाल को क्यों नहीं बैन किया गया, इमरान खान को क्यों नहीं बैन किया गया। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। और जो आफ्ताब इकबाल साहब है, मैं चाहूंगी कि इसके साथ उनका हम क्लिप भी ऐड करें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं उनको सुनती थी, हम उनको पसंद करते हैं कि नहीं, अच्छी अच्छी बात करते हैं और अच्छा शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने इस मौके पर बात की, उन्होंने कहा आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान जो है वो, उन्होंने बड़ा, मैं नहीं कोट भी नहीं करना चाह रही, लेकिन उन्होंने बहरहाल, आप खुद ही देखिएगा वो क्लिप जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की। इस मौके पर भी खामोश रह सकते, खामोश हो जाते, मत बनाएं वीडियो, मत करें बात, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते बिल्कुल ऐसे, मत मुंह ये खोलें अपना, बट शेम ऑन यू। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में अपनी कोई मैं क्या कहूँ, अपना आपको अगर आप कोई समझते हैं आप इंटेलेक्चुअल साबित करना चाह रहे हैं कोई पाकिस्तान के बारे में मुगल्लिजात बककर, तो आप असल में अपने आप को और छोटा कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में अगर आप कोई गलत गंदी बातें कर रहे हैं ना और सोच रहे हैं कि आप कोई बड़े कोई इंटेलेक्चुअल हैं, तो आप इंटेलेक्चुअल नहीं है, आपका इंटेलेक्ट जीरो है मेरे नज़दीक। आपने, इसका मतलब है जो पिछली कहानियां बातें सुनाई, मैं साफ कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कि लोग, वो जो कोई लोग बात करते हैं ना कि जी आपको सारा तो फीडबैक मिलता है, आपका तो कंटेंट राइटर ही आपको सब कुछ देता है, इसका मतलब है वो सब सच है। इसका मतलब है आपका अपना कोई इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, आपका अपनी कोई समझ नहीं है, और आपके अंदर अगर बुग़्ज़ भरा हुआ है फौज के खिलाफ या इदारे के खिलाफ, तो इस तरह के नाजुक मौके पर अगर आपने बात की है, तो आपने अपने मुल्क की तौहीन की है। और जो अपने मुल्क की तौहीन करता है उसको आप कैसे, हम उसको किसी भी तरह अप्रिशिएट कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक इंतहाई देखिए, मेरी कोशिश होती है मैं रीजनेबल बात करूं, हक की बात करूं, और जब आ जाए बात मुल्क की और आप इस तरह की बात करें, तो उसके बाद आप यकीन करें कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी कोई बात भी सुने, उनसे उसका प्रोग्राम भी देखे। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आज भी जिस तरह पीटीआई ने, जिस तरह उन्होंने नेशनल असेंबली में सपोर्ट किया कि जी हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं, वो चंद लोग जो इस सारी जो पूरी नेशनल यूनिटी थी, पूरा मुल्क एक जगह था, सियासी वाबस्तगियों से बालाए ताक होकर, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, एएनपी हो, बीएनपी हो, बलूचिस्तान हो, सब एक थे। उस सूरत हाल में चंद मुफाद परस्त लोग किसी भी जमात का नाम इस्तेमाल करें, मैं उनको जमात का हिस्सा नहीं समझता, मैं उनको पार्टी लीडरशिप की लाइन नहीं समझता, मैं उनकी अपॉर्चुनिस्ट, मैं उनको ऐसे लोग समझता हूँ जो शऊर से भी आ रही हैं, वो लोग जिनको मैं पाकिस्तान के साथ जोड़ना भी नहीं पसंद करता, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पन नहीं है ना। आप कोई बात करें, ऐसी बात करें जो आपके मुल्क के लिए इज्जत का बायस बने, नहीं तो बिल्कुल आपने ठीक है, खामोश रहें। अच्छा, अब कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि जो हमारे मुल्क को जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हमारे मिनिस्टर्स हो गए या जो भी लोग हैं, उनका होमवर्क करना कितना आप समझते हैं कि ज़रूरी है? क्योंकि एक दो चीज़ें हमने देखी जो कि जब ख्वाजा आसिफ गए, तो आई थिंक कि उनका अगर थोड़ा सा होमवर्क होता उस टाइम पे, क्योंकि बड़ा इनिशियली वो इंटरव्यू आएगा CNN या BBC पर देखा, जब उनसे एंकर ने पूछा कि क्या एविडेंस है, तो वो बड़ा आई गेस के बड़ा लेम आंसर था कि आप सोशल मीडिया, मतलब कि अब तो इंडिया भी इस चीज को वो मान चुका है अब, लेकिन वो इंटरव्यू जो कि थोड़ा सा पहले का था, उन्होंने कहा तो ये थोड़ा सा हमें बात कितना मतलब होमवर्क के साथ करना पड़ेगी ताकि जग सही ना। मैं ये समझता हूँ, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, क्रिटिसिज्म हमारा हक है, चाहे वो हुकूमत पे हो या अपोजिशन पे हो। बात ये है कि पाकिस्तान में ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। हाँ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर स्टेट्समैनशिप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बिलावल भुट्टो को आई मस्ट से क्रेडिट हमें देना चाहिए कि बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं, और उसकी वजह से आप देखिए कि उनको कहीं पर भी इस बात पे तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया कि उन्होंने रियासत के बयानिए को सही तरीके से बयान नहीं किया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जहां वो डर्टी वर्क की बात कर दी कि वी आर डूइंग इट फॉर 30 इयर्स, कसम से ये बात किसी और अंदाज में की जा सकती, इसमें हमने डर्टी वर्क नहीं किया, इसमें अमेरिका का डर्टी वर्क है, हमने तो किया ही नहीं। अपने आप पे इल्जाम लेना और एक गैर हकीकी बात को, मतलब वही बात आपकी बात, या तो आप सवाल सही तरह से नहीं समझे और आपने अपनी तरफ से जवाब दे दिया, और दूसरी बात यह कि इसी तरह सोशल मीडिया के हवाले से कहना जी कि उधर जाके देख लें एविडेंस। मकसद यह है कि होमवर्क करें। दूसरी बात यह है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि स्टेट्समैन अच्छे रखे अपने साथ। कोई मसला नहीं, आप
डिफेंस मिनिस्टर जिसको मर्जी बनाए, हाँ, आप स्पोक्स पर्सन अलहदा कर लें। करेक्ट। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट हाँ, में जो स्पोक्स पर्सन है वो अलग है हम्म, और उसी से सारे सवाल हाँ, जवाब होते हैं। सो दिस इज वेयर हाँ। पाकिस्तान नीड सम तो चेंजेस। आई नो आपके पास अब टाइम कम है, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक वाला भी सवाल, अब जो एवीएम औरंगजेब है उनका मैं आपको उनके मजे लिए का क्या किया जाए, जो देखिए, सोशल मीडिया पर मेरी इस वक्त मेरी खवातीन आपको और मजे की बात बताऊं, आई हैव मेट द जेंटलमैन 3 टाइम्स, आ, एवीएम औरंगजेब। वो तो आई गेस कि अच्छा, उनका ऑरा और सोशल यकीन मीडिया करें पर छाए मैंने हुए हैं अच्छा इस उन्होंने वक्त। हमें ना, आई वाज पार्ट ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, हाँ, हाँ, एक हम कोर्स कर रहे थे अभी रिसेंटली, चंद महीने पहले की बात, 4 तो उसके अंदर ना इन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी हाँ, हाँ, एंड लिटरली आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। मैं कहा यार, और फिर हमारा एक जनरल परसेप्शन है ना, हाँ, और हमें पता है इस बात का कि हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं या जो प्रोफेशनल है हम्म, वो दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड औरंगजेब साहब इज अमंग हाँ, देम ऑन अ डिफरेंट लेवल। एक तो हाँ, इदारे पे हर बंदा हाँ, ही डिफरेंट लेवल पे है, उसके अंदर खुद औरंगजेब जो है, हाँ, एवीएम औरंगजेब, ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल हाँ, एंड हिज कंपोजर, his expressions, हाँ, his professionalism is amazing। और हम्म, वो जो उसको मतलब वो जो हम देख रहे हैं कि क्रश वाली स्टोरीज और हाँ, ये वो तो आप यकीन करें कि मैं ये समझता हूँ कि it is very true। He's mashallah, may हम्म, Allah give him best of health and हाँ, long life for हाँ, serving Pakistan। तो he's mashallah a wonderful person। हाँ, और हमें मेरा उनसे 2-3 बार जो इंटरेक्शन हुआ, it was very good, हम्म, amazing। हम्म, मतलब हम्म, it is going to be a carry on thing। यस, आई एम श्योर। हम बिल्कुल। सब लास्ट मैसेज पाकिस्तानियों के लिए, पाक फौज के लिए और दुश्मन के लिए। देखिए, जितना खूबसूरत इस ऑपरेशन का नाम रख दिया ओह, गया, बुनियान अल मरसूस, ये, ठीक है ना, यानी फौलादी दीवार, तो पूरा पाकिस्तान अपने अपने हिस्से का अगर काम करे, मैं, आप, मेरे कैमरामैन दोस्त, मेरे प्रोड्यूसर, मेरी सड़क पर काम करने वाला, मेरे घर में काम करने वाला, हर आदमी अपना अपना काम करे, तो वो अपनी अपनी जगह बुनियान अल मरसूस है, हम्म, वो फौलादी दीवार हम्म, है। अपने काम को मुखलसी से करें, वतन से मोहब्बत सबसे आगे है, और ये जज्बा आप कम होने नहीं देना, और ये जज्बा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, नहीं होगा बढ़ेगा। इंशाअल्लाह, क्योंकि हम जज्बा ईमानी के साथ हैं। हमने ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। हम्म, इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। हम इस मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून बहाने का हम्म, जज्बा भी रखते हैं। मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ एंड दैट विल बी माई मैसेज। सख्तियां झेल कर, जान पर खेल कर, एक मुकद्दस अमानत मिली है हमें, यानी अपनी हुकूमत मिली है हमें। इस मुकद्दस अमानत का कोई नहीं हमसे बेहतर अमी, ये दिखा देंगे हम, बस थैंक लाजमी बात। थैंक यू सो मच हामिद साहब। दिस इज मी Thank नबी हाजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्टूडियो पाकिस्तान। जिंदाबाद।